Audio Jungle. Audio Jungle. हमारी रह चुकी ब्रिज कुमारी जी, सारे लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने एक गंभीर मसले पर बात करना चाहते हैं। और ये गंभीर मसला ये है कि जिस घटना को सुनकर, सोचकर, देखकर लोगों की रूह कांप गई, जिस घटना को जानकर, देखकर लोगों की आत्मा हिल गई, जो इस देश के अंदर मानवता और इंसानियत को खत्म करने वाली घटना है, उस घटना के पीछे कौन लोग हैं, इसका खुलासा पूरे देश के सामने होना चाहिए। मैं उदयपुर कांड की बात कर रहा हूं। उदयपुर कांड में जो दरिंदे शामिल थे, जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन इन दरिंदों का रिश्ता कहां से है, किससे है, कौन से लोग इनसे जुड़े हुए हैं, यह खुलासा आज आपके सामने करना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के माइनॉरिटी विंग से जुड़े हुए लोग, आरएसएस की जो संस्था है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, उससे जुड़ा हुआ एक आदमी है ताहिर। भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी विंग का प्रदेश का पदाधिकारी है इरशाद चैनवाला। यह राजस्थान बीजेपी माइनॉरिटी विंग का स्टेट का पदाधिकारी है। उसके साथ उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या करने वाले के रिश्ते क्या हैं, जिसमें वो गुलाब नाम के किसी बीजेपी के बड़े नेता का नाम ले रहा है, उससे रिश्ते क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी अब तक इस मामले में खामोश क्यों है। उदयपुर कांड में जिस हत्यारे ने कन्हैया लाल की हत्या की, उसके रिश्ते, रियाज के रिश्ते भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से थे। क्यों थे, क्या वजह थी, इस साजिश का खुलासा पूरे देश के सामने होना चाहिए। और इसलिए मैं राजस्थान की सरकार से भी मांग करता हूं, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इसमें है उन सब से मांग करता हूं, एनआईए से मांग करता हूं, उन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के पदाधिकारियों को बुलाकर पूछताछ कीजिए, बीजेपी के नेताओं को बुलाकर पूछताछ कीजिए, उनसे जानिए कि उदयपुर कांड के पीछे का हकीकत क्या है, सही बात क्या है, सच्चाई क्या है, यह पूरा देश जानना चाहता है। एक आदमी की ऐसे गला काट के हत्या कर दी गई, और जो हत्यारा है, जो दरिंदा है, उसके रिश्ते भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ, और पूरी की पूरी बीजेपी खामोश। मैं हैरान था कि नरेंद्र मोदी जी ने शांति की अपील तक नहीं की। मैं हैरान था कि इतनी बड़ी घटना पे हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने शांति की अपील भी नहीं की। तो क्यों नहीं की, जरा ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। जिस हत्याकांड को लेकर सियासत से अदालत तक कितनी वैचारिक चीरफाड़ शुरू हो गई है, उस हत्याकांड का थोड़ा सच क्या है, इसको आगे करिए। क्या अब तक मीडिया के कैमरों में जो दर्ज हुआ है सचमुच हत्याकांड की वही कहानी है या फिर पर्दे की? चंद सेकंड के अंदर एक वीडियो वायरल हुआ और कातिलों ने इकबाल जुर्म कर फख्र जताने की कोशिश की। ये सब हुआ था जब तारीख थी 28 जून 2022, जगह उदयपुर, वारदात हुई कत्ल की और मुजरिम थे 2। इसके बाद दुनिया में खबर फैली कि भड़काऊ बयान का बदला लेने के लिए कत्ल हो गया।
लेकिन क्या जो देखा वही सच था? कत्ल की स्क्रिप्ट क्या थी? आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उदयपुर की गलियों में वो सच खोलेला है। आज तक की एसआईटी ने पर्दे के पीछे छिपी वो कहानी ढूंढ निकाली है, जिससे कन्हैया के कत्ल के पीछे का मकसद समझ में आ सकता है। आज तक ने वो सच ढूंढ निकालने की कोशिश की है, जिसमें कन्हैया के कातिलों के महीनों और वर्षों पुराने प्लान का पर्दाफाश होता दिखता है। ये बीजेपी की राजस्थान यूनिट में किसी तरह घुसने की फिराक में है। आज एक शख्स बताएगा कि रियाज रैलियों में क्या करता था। आज ये शख्स पर्दाफाश करेगा कि पिछले 3 साल से बीजेपी के कार्यक्रमों में क्यों शामिल हो रहा था रियाज अत्ताई। रियाज के उन छिपे राज के तह तक पहुंचने के लिए आज तक की एसआईटी उस शख्स तक पहुंची जिसकी मदद से रियाज बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल होता था। ये है इरशाद चैनवाला। ये राजस्थान में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। करीब 3 साल पहले एक तस्वीर ली गई थी जिसमें रियाज के साथ इरशाद नजर आ रहे हैं। बीजेपी की पगड़ी पहने इरशाद के साथ रियाज की इस तस्वीर से कई सवाल खड़े हो रहे थे। इसी तस्वीर की तफसील के बारे में इरशाद चैनवाला ने यह खुलासा किया कि रियाज उदयपुर में बीजेपी के कार्यक्रमों में अक्सर शामिल हुआ करता था। ये आपका ही है ना? हाँ, ये मेरी है। तो जब हम मिले तो इधर लोग अंदर पड़ गए तो अपन मालूम नहीं ना ये पूरा नहीं मिल रहा है। तो अपनी गुलाब में आप शुरू हो गई तरह तो क्या बिल्कुल पता नहीं ये अपनी बीजेपी की पूरा रहती है। तो लोग कौन लगा या प्रोग्राम में तो वहां जाता और उधर अच्छा हम लोग गाड़ी करते नहीं था ना तो अपन को कुछ दे रहा था कि कोई लेना नहीं था। तो फिर किस तरह की बातों पर मतलब क्या है और जैसे कि अभी कंपनी काम करेंगे तो ये लोग संगठन को काम करेंगे ये केवल बीजेपी का हाँ ये बात नहीं होता जो लोग को किसी को बोलता होगा जो अपने आता नहीं था यार मैं दूर ना किया जो पार्टी के में सबको मिलते और कहता है लेकिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के मन में सवाल आया कि आखिर पहली बार रियाज बीजेपी के संपर्क में आया कैसे। इरशाद ने वो भी कहानी बताई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें रियाज के साथ मोहम्मद ताहिर की तस्वीर। यही ताहिर अक्सर रियाज को बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल करने ले आता था। अब आज तक की एसआईटी उस ताहिर भाई की तलाश में निकल पड़ी, लेकिन ताहिर भाई का फोन स्विच ऑफ। किसी को नहीं पता था कि ताहिर भाई कहां चले गए। यहां तक कि सबीना में किराए पर लिया गया उनका मकान भी अब खाली है। अब एनआईए के पास रियाज और गौस मोहम्मद है जो बता सकते हैं कि ये ताहिर भाई कौन है और कन्हैया लाल की हत्या के बाद मकान खाली करके क्यों और कहां फरार हुआ। मोहम्मद हिजबुल्लाह के साथ अरविंद ओझा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। इसको बंद कर दीजिए। अब ये ताहिर और इरशाद चैनवाला, ये जो दो व्यक्ति इसमें दिखाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, इन दोनों का रिश्ता भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की माइनॉरिटी विंग से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्था राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच आरएसएस की संस्था है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच उससे जुड़ी हुई संस्था है, और बीजेपी माइनॉरिटी विंग राजस्थान के ये लोग उसके पदाधिकारी हैं। ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई से, केंद्रीय इकाई से, मोदी जी से, अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि उदयपुर कांड में जो व्यक्ति शामिल था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उसके क्या रिश्ते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कार्यक्रम में वो क्यों शामिल होता था? भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में कन्हैया लाल का हत्यारा क्यों शामिल होता था? इस बात का खुलासा पूरे देश के सामने करना चाहिए।
एक विषय तो यह था। दूसरा, एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ जिसके बारे में चारों तरफ खामोशी और सन्नाटा है। और आप देखते होंगे कि हमारी ईडी जो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन गई है, उसको देश भर में विपक्ष के किसी भी नेता के बारे में सपने में भी कुछ ख्याल आ जाए तो उसके ऊपर छापा मार देती है। कभी सत्येंद्र जैन के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर। अभी हाल का मामला आपने देखा होगा संजय रावत जी के ऊपर। और पूरी महाराष्ट्र की सरकार गिराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय जनता पार्टी की किडनैपिंग गैंग के साथ अगर किसी ने निभाया तो ईडी ने निभाया। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं कि 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट कर नीरव मोदी और मेहुल चौकसी विदेशों में बैठे, ईडी कुछ नहीं करती। ललित मोदी 2700-2800 करोड़ रुपए लूट कर बैठा है, ईडी कुछ नहीं करती। विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए लूट के बैठा है, ईडी कुछ नहीं करती। नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लूट के बैठा है, ईडी कुछ नहीं करती। ये तमाम बेईमान जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट लिया, बैंकों से हमारा आपका पैसा खाली करके लूट के चले गए, ये डकैत जो विदेशों में बैठे हैं, इनके खिलाफ ईडी कार्रवाई क्यों नहीं करती? और मैं अब जो ये मामला बताने जा रहा हूं, ये कुछ जगह अखबारों में तो आया, बाकी बहुत ज्यादा मीडिया में इसकी चर्चा नहीं हुई। डीएचएफएल नाम की हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इस संस्था ने 34,000 करोड़ रुपए का हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला किया। 34,000 करोड़ रुपए का। और 34,000 करोड़ रुपए का घोटाला किन किन बैंकों से किया, उसके भी नाम मैं पढ़ देता हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा से 1959 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ इंडिया से 4,750 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 1,170 करोड़ रुपए, केनरा बैंक से 5,650 करोड़ रुपए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 1,034 करोड़ रुपए, फेडरल बैंक से 300 करोड़ रुपए, एचडीएफसी से 350 करोड़ रुपए, आईडीबीआई से 1,806 करोड़ रुपए, इंडियन बैंक से 2,150 करोड़ रुपए, इंडियन ओवरसीज बैंक से 920 करोड़ रुपए, कर्नाटका बैंक से 200 करोड़ रुपए, पंजाब एंड सिंध बैंक से 1,385 करोड़ रुपए, पंजाब नेशनल बैंक से 3,802 करोड़ रुपए, साउथ इंडियन बैंक से 332 करोड़ रुपए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 9,898 करोड़ रुपए, यूको बैंक से 500 करोड़ रुपए, यूनियन बैंक से 6,662 करोड़ रुपए। ये करीब करीब टोटल अगर आप देखेंगे तो 42,000 करोड़ रुपए का घोटाला है अलग अलग बैंकों से। हिंदुस्तान की आजादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला डीएचएफएल ने किया। और बैंकों में किसका पैसा जमा है? मजदूर का पैसा, किसान का पैसा, कर्मचारी का पैसा, छोटे व्यापारी का पैसा, मीडिया में काम करने वाले पत्रकार का पैसा। ये जितने बैंक मैंने नाम लिए, इन सब में आपका पैसा जमा होगा। हमको आपको नफरत का जहर देकर भारतीय जनता पार्टी लूट करवा रही है, भ्रष्टाचार करवा रही है, बैंक से आपके पैसे खाली करवा रही है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये डीएचएफएल जिसने इतना बड़ा घोटाला किया, 42,000 करोड़ रुपए का बैंक का घोटाला किया, इस डीएचएफएल ने किसी और पार्टी को नहीं, देश की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 1-2 करोड़ रुपए नहीं, 27 करोड़ रुपए चंदा दिया है। 27 करोड़ रुपए चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी को। 27 करोड़ रुपए चंदा दिया है नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को। 27 करोड़ रुपए चंदा दिया है अमित शाह जी की पार्टी को। तो मैं पूछना चाहता हूं, ईडी किस बिल में छिपी हुई है? ईडी कहां कुंभकर्ण की नींद सो रही है?
ईडी जो छोटे छोटे मामलों में सक्रिय हो जाती है, वो ईडी धृतराष्ट्र की तरह आंख पर पट्टी बांधकर क्यों बैठी हुई है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाकर पूछताछ कीजिए। इस 42,000 34,000 करोड़ रुपए के घोटाले का जो बैंक का मामला आ रहा है, इन बेईमानों से चंदे की दलाली खाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किस किस प्रकार से इस लूट और बैंक के घोटाले में डीएचएफएल की मदद की, इसका खुलासा देश के सामने होना चाहिए। इनकी हाउसिंग कंपनी में पैसा लगाने वाला इन्वेस्टर, छोटा छोटा इन्वेस्टर, अपना पेट काट के पैसा लगाने वाला इन्वेस्टर आज बर्बाद हो गया। बैंकों में हमारा आपका जो पैसा है वो पैसा लुट गया। जब आपकी कोई बैंक में पॉलिसी मैच्योर होगी तो बैंक कह देगा हम कंगाल हो गए, हमारे पास पैसा नहीं है आपको देने के लिए, जैसे पिछले दिनों यस बैंक का मामला हुआ था। तो इसलिए मैं हिंदुस्तान की जनता से कहना चाहता हूं, जागिए, यह आपकी लूट है, आपके साथ की गई लूट है, यह आपका बैंक में जमा किया गया पैसा खाली किया गया है, तो यह आपके साथ जो लूट की गई है उसके लिए जाग जाइए और इस सरकार को जगाइए। कहां छिपी है ईडी, कहां छिपी है सीबीआई, कहां छिपी है पुलिस? क्यों नहीं डीएचएफएल से पूछताछ होती? क्यों नहीं बीजेपी के नेताओं को बुलाकर पूछताछ की जाती कि ये 27 करोड़ रुपए का चंदा 42,000 करोड़ की लूट करने वालों से भारतीय जनता पार्टी ने कब और कैसे लिया और उनकी क्या क्या मदद की? ये पूछताछ होनी चाहिए। तो दूसरा विषय ये था। और तीसरा और अंतिम विषय अग्निपथ, जिससे हमारे नौजवान लथपथ हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं और जिसके कारण भारत की सेना की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, भारत माता की रक्षा आज सवालों के घेरे में है। और मैं बहुत सामान्य तरीके से बात पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि नरेंद्र मोदी जी, इस कोरोना की महामारी में लगभग 2.5 लाख जवान सेना से रिटायर हो गए, भर्तियां नहीं हुई। अब आपकी इस अग्निपथ योजना में हर साल 35,000 जवान हमारी भारतीय सेना में कम होंगे। एक तरफ 35,000 जवान हमारी भारतीय सेना में कम होंगे क्योंकि 46,000 में से 25% आप कंटिन्यू करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपका दुश्मन देश, भारत का दुश्मन देश चीन अपनी सेना में 4.5 लाख भर्तियां प्रतिवर्ष कर रहा है। जी हां, 4.5 लाख भर्तियां प्रतिवर्ष कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी, भारत माता की रक्षा के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी, भारतीय सेना के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी, भारतीय सेना को आप कमजोर क्यों कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी, आप भारतीय सेना में 6 महीने की ट्रेनिंग वाला सोल्जर क्यों तैयार कर रहे हैं? क्या आपकी मंशा है? भारत की सीमा को, भारत माता की रक्षा को क्यों खतरे में आप डालना चाहते हैं? और मैं कहना चाहता हूं, मोदी सरकार ने भारत माता की रक्षा के साथ और भारतीय सेना के साथ गद्दारी करने का काम मोदी सरकार ने किया है। इसके लिए देश कभी इनको माफ नहीं करेगा। और जो बहाना दिया जा रहा है, वो बहाना आंख से आंसू निकाल देगा। बहाना क्या कहा जा रहा है? पैसा नहीं है, हम सेना को तनख्वाह नहीं दे सकते। जो सेना -45 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में हमारी रक्षा करती है, जो सेना 50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में हमारी रक्षा करती है, उस सेना के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, उस सेना को देने के लिए हमारे पास तनख्वाह नहीं है। वो 21,000 की तनख्वाह में -45 डिग्री टेम्परेचर में और +50 डिग्री टेम्परेचर में नौकरी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी, इससे ज्यादा शर्मिंदा करने वाली देश को कोई बात नहीं हो सकती। भारत माता की रक्षा के लिए पैसे का बहाना खोजते हो आप।
अडानी के लिए देश का खजाना खोलते हो आप, बड़े बड़े पूंजीपति मित्रों के लिए देश का खजाना खोलते हो, लुटाते हो उनके ऊपर। डीएचएफएल को 42,000 करोड़ रुपए की बैंक लूट करवाते हो आप। ये पैसा कहां गया हमारा? जो पैसा सेना को नहीं मिल सकता वो नीरव मोदी के पास है, वो मेहुल चौकसी के पास है, वो विजय माल्या के पास है। 10.5 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों ने बैंकों का लूटा है। उनसे पैसा वसूल करो और भारत माता की रक्षा, देश की सीमा की रक्षा के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई समझौता मत करो। पेंशन बहाल करो और पूरी की पूरी नौकरी सेना की नौजवानों के लिए बहाल करो। मेडिकल की फैसिलिटी, मेडल की फैसिलिटी, आप बताइए किसी जवान को मरणोपरांत भी शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको परमवीर चक्र के योग्य नहीं समझा जाएगा, अशोक चक्र के योग्य नहीं समझा जाएगा। एक अग्निवीर अगर सेना में रहते हुए अपनी शहादत भी देता है तब भी उसको, उसके परिवार की कोई चिंता नहीं की जाएगी, शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, मेडल नहीं दिया जाएगा, परमवीर चक्र, अशोक चक्र से सम्मानित नहीं किया जाएगा। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? और इसलिए आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि कल पूरे उत्तर प्रदेश में भिक्षाटन का कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे। नरेंद्र मोदी के लिए 420 रुपए का चेक हर जिले से हमारी पार्टी के लोग भेजने का काम करेंगे और उनसे ये कहेंगे कि भारतीय सेना के साथ 420 ही मत करो और भारतीय सेना के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए पैसे की कमी का रोना बंद करो। तुम्हारे पूंजीपति मित्रों ने देश को लूटा है, तो इसलिए बंसराज जी हैं जो हमारे छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पंकज अवाना जी हैं जो यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन दोनों की अगुवाई में कल पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी दोनों युवा और छात्र इकाई ये लोग भिक्षाटन का कार्यक्रम करेंगे। लोगों से भीख मांग के नरेंद्र मोदी की 420 सरकार को 420 रुपए का चेक भेजेंगे और कहेंगे भारतीय सेना के नाम पर पैसे का रोना बंद करो। जी हाँ जी, एक सवाल ये है कि जिस तरह से नुपुर शर्मा के बयान पे जिस तरह से पूरा हाहाकार मचा है, सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह से टिप्पणी आई, आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर से तमाम लोगों जिनको गिरफ्तार करना चाहिए, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए? नहीं, वो तो गिरफ्तारी बहुत पहले ही होनी चाहिए थी, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये नुपुर शर्मा कहां से पैदा हुई, उनकी राजनीतिक शुरुआत कहां से हुई, वो टीवी चैनल पर क्यों जाती थीं? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी सिर्फ नुपुर शर्मा पर नहीं है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का तमाचा भारतीय जनता पार्टी पर है। भारतीय जनता पार्टी अगर बेशर्मी पर उतर आई है तो कुछ नहीं कहा जा सकता, वरना ये टिप्पणी उनके लिए भी है, सिर्फ नुपुर शर्मा के लिए नहीं है। नुपुर शर्मा ने जो गुनाह गलती की उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानून से बढ़ के कोई नहीं है, उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो ये मैं कहना चाहता हूं। सर एक क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन आपसे था हमारा कि सर जो आपने अग्निपथ के बारे में बात करी, सर जो नौजवान लड़के अभी जाना चाह रहे हैं फोर्स वगैरह में, सर उनके लिए आम आदमी पार्टी क्या सोचती है सर कि उनको परमानेंट करना चाहिए, 4 साल के लिए ठीक है? 100% परमानेंट करना चाहिए। मैं आपको क्यों ये बता रहा हूं, कारगिल युद्ध के बाद एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट पढ़िएगा, और उस रिपोर्ट में क्या कहा गया? यंग सोल्जर्स ज्यादा मारे गए, शहीद हुए। क्यों शहीद हुए? उनके अंदर जज्बा तो था, लेकिन एक्सपीरियंस्ड फोर्स उस तरह से वो जवान लोग उतने ज्यादा अनुभवी नहीं थे। तो आप भारतीय सेना को अनुभवहीन जवानों से क्यों भरना चाहते हो? आज ट्रेनिंग का क्या तरीका है सेना में? 1 साल की ट्रेनिंग होती है, फिर बटालियन में आते हैं, वहां 1 साल की ट्रेनिंग होती है, फिर आपको फील्ड में लगाया जाता है, फिर आपको गन्स चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, तमाम और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, तब किसी बड़े ऑपरेशन में भेजा जाता है।
आप आज एक जवान को भर्ती कर रहे हैं, 6 महीने में उसको अग्निवीर बना के झोंक दे रहे हैं, जाओ लड़ो पाकिस्तान चीन से। तो ये सवाल है। और एक बड़ी मजाकिया बात भाजपाई कहते हैं, कह रहे हैं देखिए भाई सेना जो है वो देश सेवा है, इसको नौकरी से मत देखिए। तो भैया देश सेवा सेना है तो राजनीति लूट का धंधा है। सांसदों विधायकों की भी तनख्वाह बंद कीजिए, उनकी भी पेंशन बंद कीजिए, उनकी गाड़ी घोड़े बंगले की व्यवस्था बंद कीजिए, उनके परिवार को मेडिकल की सुविधा बंद कीजिए, बंद कीजिए। नरेंद्र मोदी जी 12 करोड़ के कार में बैठ के देश सेवा करेंगे, बाबा जी हेलीकॉप्टर में उड़ के देश सेवा करेंगे, और अग्निवीर -45 डिग्री टेम्परेचर में देश सेवा करेगा 21,000 की तनख्वाह में। यह कौन सी परिभाषा है देश सेवा की? देश सेवा तो राजनीति के लोग भी करते हैं, वो भी कहते हैं हम देश की सेवा करने आए हैं। कोई नेता कहता है हम देश को लूटने के लिए आए हैं, सारे नेता कहते हैं हम देश की सेवा करने आए हैं। तो 12 करोड़ की कार में बैठ के मोदी जी देश की सेवा करेंगे, 8,000 करोड़ के जहाज में उड़ के मोदी जी देश की सेवा करेंगे, हेलीकॉप्टर में उड़ के बाबा जी देश की सेवा करेंगे, लाखों की तनख्वाह लेंगे, बंगले की सुविधा लेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमेंगे। अपनी रिटायरमेंट की एज भाजपाइयों ने फिक्स कर ली 75 साल। 75 साल, एक सेकेंड, कह रहे 75 साल के बाद हम लोग रिटायर होंगे। संगठन में काम करने में उसमें भी छूट नहीं है, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक पेंशन मिलेगी अगर सांसद विधायक हो गए। सर पंजाब में 300 यूनिट। एक सेकेंड, तो इसलिए मेरा यह कहना है कि नौजवानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जो व्यवस्था है सेना की उसको कंटिन्यू रखिए, उनको पूरी सर्विस दीजिए, पेंशन दीजिए, मेडल दीजिए, सम्मान दीजिए। देश के लिए वो मरने मिटने का जज्बा रख के आना चाहते हैं। सर आम आदमी पार्टी पहले सर दिल्ली में उसने अपनी विजय प्राप्त की, उसके बाद पंजाब में, गुजरात में भी अपनी पैठ बना रही है वो, और धीरे धीरे यूपी में भी अपनी पैठ बना रही है। तो सर क्या आप समझते हैं सर कि जो आपके विचार हैं वो आजकल के नौजवान जो कि अभी नए वोटर्स बने हैं उन पे आपकी छाप ज़्यादा पड़ रही है सर? आपके विचारों का जो आदान प्रदान है वो उन पे ज़्यादा पहुंच रहा है सर? देखिए ऐसा है सर कि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी पूरे हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रही है। देखिए हम अपनी नीतियों पे काम कर रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलते और जहर खुरानी गैंग नहीं चलाते। जहर खुरानी गैंग सुना होगा आपने, हमारे यहाँ यूपी में बहुत सक्रिय रहता है। ट्रेन में किसी को जहर सुंघा दिया, पैसा लूट लिया। तो भारतीय जनता पार्टी एक जहर खुरानी गैंग है जो नफरत का जहर सुंघाती रहती है सबको। तो नफरत का जहर सुंघाकर देश के ऊपर राज करने वाले लोगों से अगर आपको लड़ना है तो पॉलिसीज के ऊपर बात करनी पड़ेगी, जनता के लिए काम करना होगा। और हम मोदी जी की तरह झूठ नहीं बोलते। 2 करोड़ रोजगार का झूठ, किसान की आय 2 गुना करने का झूठ, 15 लाख खाते में आने का झूठ, महंगाई कम करने का झूठ नहीं, हम झूठ नहीं बोलते। अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी थी 300 यूनिट बिजली फ्री करके दिखाएंगे पंजाब के अंदर। भगवंत मान जी ने उस सपने को पूरा करके दिखाया। भगवंत मान जी ने पंजाब में कल से 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी, पुराने बिल बकाया माफ कर दिए। ये बहुत बड़ी बात है। दिसंबर तक के बिल माफ, बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये समझता हूं कि राजनीति के अंदर ये ईमानदारी और सच्चाई होनी चाहिए, जो कहो उसको पूरा करो। इसीलिए हम भाषण नहीं देते, और वादा के लिए भी सुना है कि वादा तो टूट जाता है, गाना एक था ना, इसलिए केजरीवाल कहते हैं गारंटी। गारंटी ये आम आदमी पार्टी यूज करती है, गारंटी। अरविंद केजरीवाल की गारंटी। तो सीमित समय हो गया ना भाई, जैसे कहा था सरकार बनेगी 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, फ्री कर दिया, तो गारंटी पूरी की। तो इसलिए भगवंत मान जी को, पंजाब की सरकार को, अरविंद केजरीवाल जी को हृदय से मैं इस फैसले के लिए बधाई देता हूं। पूरे पंजाब की जनता को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सर गांधी परिवार की अपनी शुरुआत की इस घर को लेकर पेंशन छोड़ दिया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? किसी एक सदस्य ने अपनी पेंशन छोड़ दी, ये रस्म अदायगी से काम नहीं चलेगा। 75 साल, एक मिनट,
75 साल तक आप लोगों ने घोटाला किया, एक से एक कीर्तिमान बनाया, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला। बाद कांग्रेसियों का क्या चलता था उस समय? एक आदमी कहता था मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 70,000 करोड़ का घोटाला किया, दूसरा कहता था अरे मैंने तो कोयला में 175 लाख का 1,75,000 करोड़ का घोटाला किया। तो कांग्रेसियों की क्या बात कर रहे हैं? अब पेंशन छोड़ना उनको याद आया 75 साल के बाद? बट शुरुआत तो की ना सर। नहीं, मैं कह रहा हूं नियम बनाओ ना। पूरे देश में सांसदों की, विधायकों की, मंत्रियों की, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की सारी पेंशन तनख्वाह खत्म करो, सारी मेडिकल फेडिकल की फैसिलिटी खत्म करो। जैसे हमारे अग्निवीर देश सेवा के लिए -45 डिग्री टेम्परेचर में रहने को तैयार है, सब लोग देश सेवा के लिए काम करो। तो इसलिए ये ड्रामेबाजी से काम नहीं चलेगा। ड्रामे नहीं, नियम बनाइए, कानून की मांग करिए। गजब भाजपाइयों ने शुरू किया, कह रहे देश सेवा है अग्निवीर। अग्निवीर देश सेवा है और राजनीति लूटने का धंधा है। धन्यवाद।